नमस्कार। हाइकू कविता हमेशा से मुझे प्रभावित करती रही है। इसके पीछे शायद यही कारण है रहा होगा कि कविता और चित्र में गहरा संबंध होता है। एक लघु चित्र अपने में बहुत कुछ समाहित किए होता है। उसी तरह लघु कविता हाइकू भी 17 अक्षरों में एक बड़े कथ्य को बीज के रूप में समाये रहती है। यह मेरा सौभाग्य है कि लगभग 25 वर्ष पूर्व मथुरा में डॉक्टर जगदीश व्योम जी से हाइकू कविता को समझने का अवसर मिला। डॉक्टर व्योम ने हाइकू दर्पण पत्रिका के माध्यम से हाइकू को एक गंभीर पहचान देश विदेश में दिलाई है। डॉक्टर व्योम की हाइकू कविताएं वक्त की क्षणिक अनुभूतियों को चित्र की तरह ही प्रस्तुत करती है। आइए आज सुनते हैं डॉक्टर व्योम से उनकी कुछ हाइकू कविताएं। डॉक्टर जगदीश व्योम। नमस्कार। आज मैं हाइकू कविता पर कुछ बात करना चाहता हूँ। हाइकू दुनिया की सबसे छोटी कविता है, मात्र 17 अक्षर की और 3 पंक्तियों की, जिसमें पहली पंक्ति में 5 अक्षर, दूसरी में 7 अक्षर और तीसरी में 5 अक्षर, कुल मिलाकर 17 अक्षर की कविता है हाइकू कविता। हाइकू कविता क्यों चर्चित हो रही है, इसकी लोकप्रियता क्यों बढ़ती जा रही है, इसके पीछे कुछ कारण हैं, कुछ इसकी विशेषताएं हैं। विशेषताएं ये हैं कि हाइकू एक छोटी कविता है और संपूर्ण कविता है। हाइकू पेंटिंग के साथ जुड़ा हुआ है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि मैं मथुरा में था। उस समय मिस्टर जितेंद्र साहू, जो एक श्रेष्ठ चित्रकार भी हैं, वह भी मथुरा में ही थे और वो हाइकू से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने बहुत सारे हाइकू कविताओं पर पेंटिंग की और एक उन्होंने और भी नया प्रयोग किया कि घर के पर्दों पर उन्होंने हाइकू लिखे और कुछ पेंटिंग की, जो कि एक तरह का अलग तरह का कार्य था। एक घर में घुसते ही ऐसा लगने लगता है, पेंटिंग अगर पर्दे पर पेंटिंग है और उसमें हाइकू लिखा हुआ है तो कुछ अलग ही तरह का प्रभाव ऐसे पर्दे प्रकट होता है। हाइकू पर अब तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। जब मैं होशंगाबाद में था तो हाइकू दर्पण पत्रिका का मैंने वहीं से संपादन किया था। क्योंकि हाइकू भारत में लाने का श्रेय सबसे पहले तो रविन्द्रनाथ टैगोर को है, उसके बाद अज्ञेय ने उसको और प्रचारित प्रसारित किया। लेकिन जापानी कविताओं से सीधा हिंदी में अनुवाद अगर किसी ने किया तो वह जेएनयू के प्रोफेसर सत्यभूषण वर्मा जी थे। वर्मा जी ने हाइकू को भारत में प्रचारित और प्रसारित किया और हाइकू के मूल उत्स को वर्मा जी ने ही समझा पाया, क्योंकि वर्मा जी सीधे जापानी से और हिंदी में अनुवाद करते थे। तो वर्मा जी से ही प्रभावित होकर के कमलेश भट्ट कमल जी और हम यानी मैं हाइकू कविता से जुड़े और उन्हीं की प्रेरणा से हाइकू दर्पण पत्रिका मैंने होशंगाबाद से शुरू की थी। इसके 14-15 अंक निकले और हाइकू के लिए हम लोग समर्पित हैं। हाइकू कोश का एक संपादन मैं करीब विगत 15 वर्ष से कर रहा हूँ, जिसमें जो भी अब तक श्रेष्ठ हाइकू कहीं भी मिले हैं उनको हमने संदर्भ सहित उस कोश में लेने की कोशिश की है, जो कि शीघ्र ही एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित होकर आप लोगों तक, जो हाइकू प्रेमी हैं, उन तक पहुंचाने का प्रयास हमारा रहेगा। ओस की बूंद, ओस की बूंद, कैक्टस पर बैठी शूली पे संत। ओस की बूंद कैक्टस पर बैठी शूली पे संत। क्यों तू उदास, क्यों तू उदास, दूब अभी है जिंदा, पिक कूकेगा। छीन लेता है धनी मेघों से जल, छीन लेता है धनी मेघों से जल, दानी पहाड़। खुली खिड़की, खुली खिड़की, पूरब से बहेगी सुखद हवा। जोगी कनेर, जोगी कनेर, सुनता है सबकी रहता मौन। जोगी कनेर सुनता है सबकी रहता मौन। गंध के बोरे, गंध के बोरे, लाता है ढो ढो कर हवा का घोड़ा। टहनी हिला जाने क्या बतियाती,
टहनी हिला जाने क्या बतियाते जंगली पेड़, चाय के बाग छुपा छुपी खेलते मेघों के बच्चे। ताप से जूझा पा गया सुर्ख रंग, ताप से जूझा पा गया सुर्ख रंग टीले का टेसू। ताप से जूझा पा गया सुर्ख रंग टीले का टेसू। गोद में बैठा सूरज खरगोश उछला भागा, चीखता रहा झील पार चकोर, चीखता रहा झील पार चकोर निर्मोही चांद। नदी बनाता सोख हवा से नमी वृद्ध पहाड़। घोंसला गिरा कांप गई चिड़िया उड़ी फुर्र से। घोंसला गिरा कांप गई चिड़िया उड़ी फुर्र से। चंपा बांटता गंध के अलगोजे बजाती हवा। तो हाइकू के बारे में आज इतना ही। धन्यवाद।